आज जो आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? उत्सर्जन। कौन सा? चौथा चैप्टर बायोलॉजी का। कौन सा चैप्टर? ठीक है, समझिए। सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या है? अनावश्यक है। अनावश्यक का मतलब क्या है? कि उसकी हमारे शरीर को क्या है? जरूरत नहीं है। यानी क्या कि हमारे शरीर से बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ को हमारे शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। ये केवल मनुष्य में ही नहीं होता है, हर एक जीव जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। तो हमें इस चैप्टर में उत्सर्जन जो पढ़ना किसमें है? एक जीव जंतु में और दूसरा क्या? पादप में। तो जैसे आप पढ़े हैं कि हम लोग के शरीर में क्या, मानव के शरीर में या जो भी जितने भी बहुकोशिकीय जंतु है उनमें क्या है? उत्सर्जन के लिए क्या होता है? एक विशेष अंग होता है। लेकिन अभिमा में क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ के लिए कोई अंग होता है? वो क्या करता है? अपने शरीर के सतह को क्या करता है? कहीं से अस्थायी छिद्र बनाता है जहां से उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकाल देता है और फिर वो अपने सतह को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। लेकिन हम लोग के शरीर में या और भी जीव जंतु है उनके शरीर में क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? एक निश्चित स्थान पर क्या है? स्थित है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। समझिएगा कि जीवों के शरीर से, कहता है कि जीवों के शरीर से अपक्षयी क्रियाओं के फलस्वरूप। अपक्षयी क्रिया का मतलब क्या? कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद क्या होता है? भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। या हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के फलस्वरूप हमारा रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है और फिर वहां से जो उत्पन्न होता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? या हम लोग जो जल पीते हैं तो जल पीने के बाद क्या हमारे शरीर से क्या होता है? मूत्र के रूप में निर्माण निकलता है ना जी। तो वो भी क्या हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। तो वही चीज यहां पर कहता है कि अपक्षयी क्रियाओं के फलस्वरूप। अपक्षयी का मतलब क्या? कि जो आपका आंतरिक क्रिया है वो होने के बाद जो शेष बचा हुआ है के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहता है। कहता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, चाहे वो क्या पाचन की क्रिया हो, चाहे वो श्वसन की क्रिया हो, इन दोनों क्रियाओं के माध्यम से जो अपक्षयी पदार्थ यानी जो पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसका हमें शरीर को क्या है? जरूरत नहीं है, उन पदार्थों के हमारे शरीर से बाहर निकालने की ही घटना को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। समझिएगा। तथा जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी। जैसे में क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या आपका उत्सर्जी पदार्थ है। और क्या बताइए? मल, ये भी क्या आपका उत्सर्जी पदार्थ है। उसके बाद क्या? मूत्र, ये भी क्या है? और मूत्र में क्या रहता है? यूरिया रहता है। और क्या रहता है? अमोनिया है कि नहीं है? या यूरिक क्या अम्ल। ये सब बच्चों क्या है ना आपका उत्सर्जी पदार्थ है जिसका हमारे शरीर को क्या है? आवश्यकता नहीं है। समझिए क्या कहता है? कहता है कि वैसा पदार्थ जो अपक्षयन क्रिया के फलस्वरूप, अपक्षयन का मतलब क्या? कि जब हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं और टूटता है उसके बाद जो पदार्थ बनता है जो हमारे शरीर को क्या आवश्यकता नहीं है, उन पदार्थों को शरीर के एक विशेष अंग से निकालने की जो घटना होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे पसीना, पसीना भी क्या हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है ना जी। तो ये सब जितने भी है ये सारे के सारे क्या है आपका? उत्सर्जी पदार्थ है। कोई दिक्कत है इसमें? अब है अगला क्या? जल संतुलन। क्या आपका? जल संतुलन। अब देखिए जब हमारे शरीर में क्या होता है? जल की कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी होता है? डिहाइड्रेशन का। क्या होता है? डिहाइड्रेशन के। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस समय क्या होता है? दस्त ज्यादा होता है। जिसको उल्टी, और हम लोग क्या कहते हैं? बार बार उल्टी होगा, बार बार हमको क्या होगा? पेट खराब होगा।
तो इस प्रकार के किसके कारण? जल संतुलन के कारण। और अब कहता सुनिए, कहता कि शरीर में जल की मात्रा का, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। और हमारे शरीर में यदि जल की मात्रा कमी हो जाए, जल की मात्रा की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो हमारे शरीर में क्या होगा? डिहाइड्रेशन का क्या होगा? बीमारी उत्पन्न होगा, जिससे क्या हो सकता है? हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ना देखते हैं कि जब मान के चलिए कि आपको क्या गर्मी के मौसम में ये ज्यादा क्रिया होता है, इसके कौन सा मौसम में? गर्मी। क्यों? गर्मी में क्या होता है? यदि आप जल सही ढंग से अपने शरीर को नहीं देते हैं तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? जल की कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन आपको क्या हो जाएगा? है कहता है सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं क्या होती है? साथ साथ संपादित होती है। कहता है कि सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया क्या होती है? साथ साथ होती है। यदि इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ हमें क्या होता है? जल की भी आवश्यकता होती है। यदि आप जल के रूप में ग्रहण नहीं कीजिएगा भोजन, तो क्या भोज्य पदार्थ क्या मेरा टूट पाएगा? क्या पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से हो पाएगी? जब पाचन ही नहीं होगा तो क्या उत्सर्जित पदार्थ सही ढंग से क्या हमारे शरीर से क्या होगा? उत्सर्जन होगा? नहीं होगा। यानी क्या कि आप में, आपके शरीर में क्या होगा? अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे अभी देखते हैं कि यदि लोगों को अभी सबसे ज्यादा कब्ज का शिकायत रहता है लोगों को। क्यों कब्ज का शिकायत रहता है? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है? जल सही मात्रा से जा ही नहीं रहा है। यदि आपके शरीर में खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही मात्रा में जल का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो जब तक वो सही ढंग से आपका जो भोजन है वो टूटेगा नहीं, लय के रूप में नहीं बदलेगा, हाँ, जल की मात्रा सही ढंग से नहीं रहेगी, तब तक वो मल क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, जिसको शरीर से बाहर निकलने में क्या होगा? काफी कठिनाई होगी। और इसी के कारण क्या होता है? कब्ज जैसा बीमारी क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। और शरीर में कब्ज, अपशिष्ट पदार्थ यदि आपके शरीर में है तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या करेगी? उत्पन्न करेगी। क्योंकि वो चीज हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक तो नहीं है, उसको तो हानि के रूप में क्या किया? हमारा शरीर बाहर कर दिया ना। अब शरीर से वो बाहर निकल ही नहीं रहा। कहता है कि हमारा शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हमारे शरीर के एक जगह पर उसको क्या किया? पहुंचा दिया। लेकिन वो पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से क्या हो रहा? बाहर नहीं निकलेगा। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो वो अंदर अंदर शरीर में क्या होगा? सड़ेगा। और सड़ेगा तो क्या होगा? अनेक प्रकार की क्या होगी? बीमारियां उत्पन्न करेगी। तो दिक्कत यहां पर। चलिए अगला है, कहता है कि जंतुओं में क्या उत्सर्जन। अभी हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? जंतुओं में उत्सर्जन। फिर पढ़ेंगे क्या? पौधों में उत्सर्जन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में उत्सर्जन। अब जंतु में उत्सर्जन देखो, हमारे जितने भी जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उनमें जो उत्सर्जन के लिए जो एक विशेष प्रकार का जो अंग होता है वो क्या होता है? वृक्क, किडनी होता है। क्या होता है? किडनी। समझिएगा। कहते हैं कि जटिल बहुकोशिकीय, क्या कह रहा है? जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष रचनाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। समझिएगा। कहता है कि जटिल बहुकोशिकीय। जटिल बहुकोशिकीय का मतलब क्या? हम लोग बार बार ये चीज बच्चों पढ़ चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय क्या मतलब क्या? कि जिनका जो निर्माण है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर क्या है? बना हुआ है। उसी को जटिल कोशिका कहेंगे। और जिसका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। जिसका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो वही कहता है कि जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थों को, जिसका हमारे शरीर को क्या है? जरूरत नहीं है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, कहां से? शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अंग होता है, रचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे हम लोगों को हमारे शरीर में क्या है? मल द्वार, जिसको रेक्टम कहते हैं, है ना, मलाशय है ना,
वहां से शरीर से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है हमारे शरीर से, हाँ, बाहर निकलता है। उसी तरह मूत्र द्वार है, हाँ, जिससे क्या होता है, मूत्र हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी तरह त्वचा है, हाँ, त्वचा में छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्वेद, जिसको क्या कहते हैं, स्वेद छिद्र कहते हैं। उसकी उसकी सहायता से क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है। हमारा नाक भी क्या है, उत्सर्जी अंग है, जिससे हमारे नाक से क्या होता है, यदि सर्दी हो जाता है तो नाक से क्या होता है, हाँ, नेटा क्या होता है, बाहर निकलता है कि नहीं जी। हमारा शरीर भी, मुंह भी क्या है हमारा, कुछ उत्सर्जी पदार्थ को बाहर नहीं निकलता है, जैसे कफ हो गया, खांसी हो रहा है, कफ हो गया, यदि हमारे शरीर में कफ बन गया तो वो भी क्या होता है, हमारे शरीर मुंह के माध्यम से क्या होता है, उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। पसीना हमारे शरीर से निकलना क्या है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं निकलना चाहिए। हाँ, अधिक मात्रा में पसीना निकल रहा है तो इसका मतलब क्या कि आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। तो एक सीमित मात्रा में पसीना निकलना चाहिए, जिससे ये हमारा चमड़ा का छिद्र क्या होना चाहिए, श्वेत छिद्र क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल जो बीमारी होता है, पसीना गिर रहा है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की कोलेस्ट्रॉल सब क्या होता है, शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। जब बाहर निकलेगा तो हमारा शरीर क्या रहेगा, उतना स्वस्थ रहेगा, उतना ही क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, समझिएगा। कहता है कि विशेष अंग होता है जिसको क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग, समझिए। कहता है कि मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंग वर्ग के जंतुओं में क्या होते हैं, वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। कहता है उत्सर्जी अंग तो और भी है जो शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा उत्सर्जी, कौन सा, किडनी है। कौन सा, किडनी है, जिसको वृक्क कहते हैं। कहता जबकि निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे अमीबा में उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ये तो हम क्लास जब स्टार्ट किए हैं ये तभी बताएं कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने शरीर के सतह पर ही क्या करता है, एक अस्थायी छिद्र बनाता है, और उस अस्थायी छिद्र के माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देता है, और फिर अपने सतह को क्या कर लेता है, वो हाँ ढक ले, बंद कर लेता है। कहता है कि अंग नहीं होते, ये अपने शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को विसरण के द्वारा क्या करता है, बाहर निकालता है। इसके द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा क्या करता है, बाहर निकालता है। अब है मनुष्य का उत्सर्जी अंग। कहता कि मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है वो क्या है, किडनी। क्योंकि किडनी किसका काम करता है, फिल्टर का। किसका, फिल्टर का। ध्यान रखिएगा कि किडनी जो है हमारा वो किसका काम करता है, फिल्टर का, ध्यान रखिएगा। कहता कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। किडनी तो है, लेकिन इसके साथ साथ, अब देखो किडनी तो हमारे शरीर के क्या अंदर है, लेकिन क्या किडनी से डायरेक्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है, नहीं, उसमें कुछ सहायक अंग भी होते हैं जो इनको क्या करता है, हेल्प करता है। क्या चीज को निकालने के लिए, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। कहता है कि इसके साथ साथ उत्सर्जन में भाग लेने वाले कुछ विशेष अंग भी होते हैं, जैसे मूत्रवाहिनी, दूसरा क्या है मूत्राशय, और क्या है मूत्र मार्ग है। क्या है आपका, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। ये सब क्या है आपका, एक उसको क्या, किसको, किडनी को सहायता करता है। किस चीज के लिए, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। तो चलते हम लोग मनुष्य का उत्सर्जी अंग के बारे में पहला समझते कि किडनी क्या होता है। अब देखिए कि सबसे पहले वृक्क होता क्या है, वृक्क होता क्या है। तो देखिए जितने भी हम लोग मनुष्य है ना, उन सभी में कितना, एक जोड़ा वृक्क होता है। कितना होता है, एक जोड़ा वृक्क, और जिसका आकार क्या होता है, सीम का बीज देखे है ना, हाँ, उसके बीज के आकार का होता है। और ये देखते होंगे कि यदि किसी व्यक्ति का किडनी यदि खराब हो जाता है, हाँ, एक किडनी खराब हो जाता है तो दूसरा किडनी पे तब तक चलता है, दोनों किडनी खराब हो जाता है, हाँ, तो देखते होंगे कि डायलिसिस करवाता है, और डायलिसिस भी सही सफल नहीं हुआ, हाँ, तो लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो समझ सकते हैं कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितना विशेष महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं
उन सभी अंगों का एक विशेष क्या है, अपना अपना महत्वपूर्ण है, और उसका विशेष विशेष क्या होता है, एक अलग अलग कार्य होता है। सभी अंग एक ही प्रकार का कार्य नहीं करता है, तो उसमें जो वृक्क है वो काफी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अब वृक्क का ट्रांसप्लांट भी होता है, देखते होंगे कि किसी को क्या होता है, डोनेट किया जाता है, या फिर खरीद करके किडनी को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। किडनी लगाने के बाद सफल भी होता है और सफल नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी लालू प्रसाद यादव के क्या हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जो उनकी बेटी, छोटी बेटी जो है, हाँ रोहिणी, हाँ वो क्या किया है, क्या की है, अपने पिताजी को एक किडनी क्या की है, डोनेट की है, जिसके कारण अभी लालू प्रसाद यादव जी क्या है, जिंदा है। आरजेडी जो हमारे बिहार में हाँ एक पार्टी है राजद, जिसका प्रमुख कौन है, लालू प्रसाद यादव। हाँ वो अभी किडनी क्या किए हैं, ट्रांसप्लांट करवाए हुए, यानी उनका किडनी खराब क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। ठीक है ना। तो किडनी खराब होने का बहुत सारा रीजन है। हाँ, एक ही रीजन नहीं होता। तो समझिए क्या है किडनी। कहता है कि मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क किडनी पाया जाता है। कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितना, एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। कहता है जो उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये जो आपका उदर गुहा है, ये छाती के नीचे, हमारा जो छाती है ना, उसके नीचे में दिखाए थे ना आप लोग को फिगर में कि डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम, जिसका आकार कैसा होता है, गुबंद के आकार का होता है ना। तो वही कहता है कि वही कहता है कि उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर क्या होता है, स्थित होता है। यानी क्या, बायां भाग भी और दायां भाग भी। कहता कि बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा क्या होता है, ऊपर होता है। कहता कि बायां वृक्क, देखिए तो ये आपका क्या है, बायां है, ये क्या है आपका, दायां है। तो समझिएगा, तो ये इस फिगर में ऐसे दिखाया गया है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दायां है, ये क्या है आपका, बायां। तो समझिएगा, यहाँ कहता है कि बायां वृक्क जो है ना, यानी ये कौन सा है आपका, ये वाला दिखा रहा क्या, दायां भाग। समझिएगा, कहता कि बायां वृक्क जो है वो दाएं वृक्क की अपेक्षा क्या होता है, कुछ ऊपर होता है। कहता है कि ये जो आपका बायां वाला ये जो है, तो देखिए ना, इस दायां वाला से क्या, थोड़ा सा क्या है, ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है ना। कहता है कि कुछ ऊपर होता है। ये ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है, हृदय का कैसा होता है, गुलाबी रंग का। तो उसी प्रकार इसका कैसा होता है, लाल रंग का होता है। क्या होता है, लाल रंग का। कहता तथा इसका आकार क्या, सेम के बीज के समान होता है। तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर ये क्या है आपका, किडनी है ना, ये दोनों क्या है आपका, किडनी है। तो देखिए तो क्या ये कुछ आकार अलग जैसा लग रहा है, देखिए तो उत्तल जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसका भाग ये क्या है, उठा हुआ है, इधर नीचे क्या है, धंसा हुआ है कि नहीं है ना। यानी इसका एक किनारा क्या है, उठा हुआ है, और दूसरा किनारा क्या है, धंसा हुआ है। समझिएगा, सेम के बीच के समान होता है। यह लगभग कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा कितना होता है। समझिएगा, ये कहता है कि इसका आकार सेम के बीज के समान होता है, और यह लगभग कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, तथा 2.5 से कितना, 4 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। समझिएगा, कहता है कि जो आपका किसका, किडनी का वृक्क का जो लंबाई होता है वो कितना, लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है, लगभग 5 से 6 मीटर सेंटीमीटर, और जो इसका जो मोटाई होता है, मोटाई का मतलब क्या, थोड़ा जो फैला जो होता है वो कितना, 2.5 से कितना, 4 सेंटीमीटर होता है। यानी क्या, ये इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और क्या इसमें मोटाई भी है। यानी वृक्क के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की क्या होगी, रचना होगी। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले समझिए, अब कहता है कि इसकी बाहरी सतह उनतोदर का मतलब क्या, उत्तल, उनतोदर का मतलब क्या, यानी उठा हुआ है,
तथा भीतरी सतह नतोदर, नतोदर का मतलब क्या, अवतल यानी धसा हुआ है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कौन सा, उभयावतल, एक पढ़े थे क्या, उभयावतल, किसमें, लेंस में पढ़े थे ना, कि उत्तल लेंस भी 3 भागों में बटा होता है। तो एक जो उभयावतल का मतलब क्या, कि पहला भाग तो उठा हुआ उत्तल है और दूसरा भाग क्या आपका धसा हुआ है। तो इसी प्रकार इसका जो है एक भाग, बाहरी भाग जो क्या होता है उत्तल उठा हुआ आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उनतोदर, जबकि जो भीतरी भाग जो है उसका जो धसा हुआ है उसको क्या कहते हैं, नतोदर कहते हैं। होती है जिसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। यानी ये आपका जो भाग है, उठा हुआ भाग और धसा हुआ भाग के समूह को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझिए। अब कहता कि हाइलम से ही एक मूत्र वाहिनी निकलती है, समझिएगा। यहां देखिए, हाइलम से है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या किडनी है ना जी, हाँ या नहीं, यहीं से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। यानी ये जो नली है, हाँ, तो दोनों किडनी से देखिएगा यहां पर है कि नहीं है ना जी, ये दोनों किडनी क्या है, मूत्र वाहिनी निकलती है, समझिएगा, निकलती है, जिसका शीर्ष भाग क्या होता है, मोटा होता है। यानी यहां पर भाग क्या होता है, मोटा होता है। और कहता कि प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर, कहां पर, ये जो आपका है, ये क्या आपका मूत्राशय है, क्या आपका मूत्राशय, समझेगा। कहता है मूत्रवाहिनी पीछे की ओर, देखिए ना, ये नली आकर के कहां जुटता है, मूत्राशय में जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है। कहता है कि मूत्राशय में खुलती है, यानी वहां पर आकर के क्या होती है, मिलती है, जहां पर मूत्र क्या होता है, जमा रहता है। और समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है, समझेगा। कहता है कि जिसका आकार, किसका आकार, मूत्राशय का, किसका, मूत्राशय का आकार नाशपाती के समान एक पतली दीवार वाली थैली जैसी होती है। कहता है कि इसका जो दीवार है, ये इसका रचना कैसा होता है, मूत्राशय का कैसा थैला, कैसा थैला, नाशपाती के आकार का, जिसमें क्या होता है, मूत्र क्या रहता है, जमा रहता है, समझेगा। होती है जो उदर गुहा के पिछले भाग में, कहां पर, उदर गुहा के पिछले भाग, रेक्टम, नीचे क्या रहता है, स्थित होता है। और इसके पिछले भाग से ही एक नली निकलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। देखो, यहां से ही क्या होता है, एक नली निकला हुआ है, जहां क्या रहता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मूत्र मार्ग कहते हैं। और कहता है कि मूत्र मार्ग कहते हैं, और ये मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। और हम लोगों के शरीर से समय समय पर क्या होता है, मूत्र बाहर निकलते रहता है। ये था किसका, किडनी का, किसका, वृक्क की, जो हमारे शरीर में कहां पर वृक्क पाया जाता है। और उस वृक्क का कौन सा सहायक अंग, कौन सा, एक है मूत्र वाहिनी, हाँ, ये आपका क्या है, हाँ, मूत्र वाहिनी है, हाँ, ये आपका क्या है, मूत्राशय है, ये क्या आपका मूत्राशय है। और ये आपका क्या, आपका, हाँ, मूत्र मार्ग। यानी क्या कि ये हमारा क्या करता है, किडनी को क्या करता है, सहायता करता है, किस लिए, उत्सर्जी पदार्थ को हमारे शरीर से क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ, जैसे यूरिया है, यूरिया क्या है हमारे, हाँ, और जानता है ना कि टॉयलेट में जो गंध होता है, किसके कारण, इसी यूरिया के कारण होता है। हाँ, कि हमारे जो मूत्र देखती है कहीं पर भी, जहां पर भी एक कहीं पर स्थान जैसे लगा रहता है, जैसे स्टेशन सब पर बनाया रहता है टॉयलेट रूम, वहां पर गंध क्यों देता है, इसी यूरिया के कारण। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, और उस अमोनिया क्या करता है, यूरिया और यूरिक अम्ल में क्या करता है, परिवर्तन होता है, और उस शरीर से क्या होता है, बाहर। इसलिए टॉयलेट को क्या करना चाहिए, कभी भी हमें शरीर के अंदर रोकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको शरीर से क्या करना चाहिए, बाहर समय समय पर निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, कि वृक्क के अंदर
कौन कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का कार्य क्या क्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।